हाय, क्या किसी ओबीस पर्सन में स्पर्म काउंट कम हो सकता है, या यूं कहें किसी के मोटे होने से मेल में स्पर्म काउंट कम हो सकता है, उसका स्पर्म काउंट जो है उसका नंबर जो है वो कम हो सकता है, या कहीं मेल और फीमेल में जो सेक्स हार्मोन्स हैं, क्या फीमेल में मेल के सेक्स हार्मोन पाए जा सकते हैं या मेल में फीमेल के सेक्स हार्मोन पाए जा सकते हैं। सो इन्हीं क्वेश्चंस के साथ माई सेल्फ भूपिंदर सिंह, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस the next topic associated with the human reproduction, that is the regulation of hormonal control or regulation of hormones during gametogenesis, that is spermatogenesis as well as oogenesis। तो ये प्रोसेस कैसे होगा, क्योंकि इससे पीछे हम जो है वो पढ़ के आए हैं, हमने गैमेटोजेनेसिस पूरा पढ़ लिया है, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, ये हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये हार्मोनल कंट्रोल है। इसके बाद फर्दर हम जो है वो स्पर्म और ओवम का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, गैमीट्स का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हार्मोनल कंट्रोल, हार्मोन्स क्या हैं पहले भी बता चुका हूं। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स की सिक्रीशन है, जो पर्टिकुलर टारगेट ऑर्गन पे इफेक्ट करते हैं और किसी कैविटी में डंप नहीं होते, ब्लड के थ्रू जो है वो एक्शन करते हैं, इनको हम केमिकल मैसेंजर्स कहते हैं। तो हार्मोनल रेगुलेशन क्या है, हार्मोन्स किस तरह से ये गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं, चलिए देखते हैं। तो यहाँ हम बात करें, अगर ये हम जानते हैं जैसे कि हाइपोथैलेमस हमारा जो है वो सुप्रीम कमांडर है, ठीक है। वही हमारे, पहले हम पिट्यूटरी को मान के चल रहे थे कि वो कमांडर है, लेकिन सुप्रीम कमांडर हमें पता चला कि जो है हाइपोथैलेमस है, जो स्टडी से पता चला। तो इस पूरे सेक्सुअल साइकिल में, चाहे मेल की हो या फीमेल की हो, इन हार्मोन्स का सारा कंट्रोल जो है वो थ्रू इस हाइपोथैलेमस आता है, जो फोर ब्रेन का पार्ट है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से ये पार्ट कैसे एसोसिएटेड है, हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम, कहीं एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ा होगा आपने, वहां न्यूरोस्क्रिटरी सेल्स हैं, यहाँ एंटीरियर पार्ट में अलग से और पोस्टीरियर पार्ट में अलग से, मतलब अलग अलग तरीके से सिक्रीशन करते हैं। तो इन्हीं जो न्यूरोस्क्रिटरी सेल्स हैं उनकी सिक्रीशन जो है हाइपोथैलेमस, जो ब्रेन का पार्ट है, वहां से पिट्यूटरी ग्लैंड में होती है। और पिट्यूटरी ग्लैंड का कौन सा पार्ट जो है जो यहाँ पे इस सेक्सुअल साइकिल्स को कंट्रोल कर रहा है मेल और फीमेल के केस में, तो हम देखेंगे कि वो एंटीरियर पिट्यूटरी का लोब है, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी लोब, पोस्टीरियर नहीं, एंटीरियर से। तो हम सबसे पहले देखते हैं क्या कि ये जो हार्मोन्स है ये कॉमन है, एफएसएच, एलएच दोनों, स्पर्मेटोजेनेसिस में भी oogenesis में भी कॉमन है। तो हम oogenesis का प्रोसेस पहले देखते हैं, जिसमें हमने देखा था कि अनडिफरेंशिएटेड जर्म सेल प्राइमोडियल जर्म सेल से जो है हैप्लॉइड गैमीट, दैट इज ओवम बना था विद इन द ओवरीज, ठीक है। वो हम बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, कहां से कितने टाइम पीरियड पे, उस पर नहीं जाएंगे वापस। तो oogenesis में हम बात करेंगे, गैमेटोजेनेसिस में पहले हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे क्या oogenesis में हार्मोनल कंट्रोल किस तरह से हो रहा है। तो देखिए, हाइपोथैलेमस जो मैंने कहा फोर ब्रेन का पार्ट है, हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन क्यों कह रहे हैं, जो गोनेड्स के ऊपर जो है वो उसके टारगेट ऑर्गन गोनेड से जहां पे वो इफेक्ट करने वाला है, गोनेड्स को स्टिमुलेट करने वाला, उनमें से क्या रिलीज करवाने वाला ये देखते हैं। जीएनआरएच, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ने क्या किया, इस हार्मोन ने हाइपोथैलेमस से जो आया, ठीक है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे इसने एक्ट किया और इस एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से एफएसएच और एलएच रिलीज कराया। ये कब रिलीज होगा, ये तब रिलीज होगा जब फीमेल जो है प्यूबर्टी अटेन करेगी, सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन करेगी, ठीक है। तो इसमें क्या है, दो तरह के हार्मोन्स हम देख रहे हैं। एफएसएच, जिसको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नाम ही कह रहा है कि फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन, और दूसरा एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसका ल्यूटिन से कुछ कंसर्न है, वो भी बाद में देखेंगे। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन किस पे एक्शन करने वाला है भाई, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो ओवरीज के ऊपर एक्शन करने वाला है, ठीक है। ओवरीज के ऊपर कैसे एक्शन करने वाला है, यही फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब फीमेल सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन करती है, प्यूबर्टी अटेन करती है, तो जो प्राइमोडियल जर्म सेल जिसमें प्राइमरी oocyte बना हुआ है उसके ऊपर एक्शन होगा, उसका फर्दर मैच्योरेशन होना है, उसको प्राइमरी फॉलिकल को सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल और मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल तक जो है उसको बनाने का काम जो है, सिंथेसाइज करने का काम, मैच्योर करने का काम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन करेंगे। कैसे करेंगे, कैसे एक्शन करते हैं, कैसे उसके रिसेप्टर्स कैसे आते हैं, ये हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे। आप पहले ओवरव्यू देख लीजिए, ठीक है। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या कर रहे हैं, इनिशियल डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स की, ठीक है, और डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ oocyte,
जब तक ये ओवम रिलीज नहीं हो जाता, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल नहीं बनता। मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल के बनने तक फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये एक्शन करेगा किसके ऊपर, ओवरीज के ऊपर। जैसे ही ये ओवरीज में फॉलिकल्स के ऊपर एक्शन करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो इस फॉलिकल से रिलीज होते हैं फर्दर कुछ हार्मोन्स, जिन हार्मोन्स को हम क्या कह रहे हैं, एस्ट्रोजन। क्या कहते हैं, एस्ट्रोजन। दो रिलीज होते हैं, एस्ट्रोजन एंड इनहिबिन। किससे, ये जो फॉलिकल्स हैं उनके ऊपर जब एफएसएच एक्शन करता है तो वहां से क्या रिलीज होता है, एस्ट्रोजन और इनहिबिन। देखिए मैंने ये बनाए भी हैं, फॉलिकल से एस्ट्रोजन और इनहिबिन। एस्ट्रोजन एक कॉम्बिनेशन है हार्मोन्स का, जो फीमेल सेक्स हार्मोन्स हैं, जिसको हम इकट्ठा एस्ट्रोजन कह रहे हैं। एस्ट्राडायोन, एस्ट्रियोन और एस्ट्रियोल वगैरह जो हैं, ये इस तरह से तीन जो है वो हार्मोन हैं। तो एस्ट्राडायोन जो है वो मैक्सिमम वर्क करता है, तो इकट्ठा हम उसको एस्ट्रोजन कह रहे हैं। अब एक बार देख लेते हैं कि एस्ट्रोजन क्या काम कर रहा है, मतलब फीमेल की बॉडी में एस्ट्रोजन का क्या रोल है। एस्ट्रोजन रिलीज हुआ है तो क्या करेगा एस्ट्रोजन, कहता है एस्ट्रोजन के काम क्या है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो हैं फीमेल में उसकी डेवलपमेंट में रोल प्ले करेगा। एक दूसरा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, और सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स की डेवलपमेंट करेगा। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स किस तरह से होंगे, मतलब कि उसके बॉडी में जो है हेयर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना है बॉडी में, फीमेल की बॉडी में, ठीक है। उसके बाद उसमें कहाँ कहाँ पे फैट्स डिपॉजिट होना है, एडिपोज जो टिश्यूज हैं उनकी डिपोजिशन कहाँ पे होनी है, प्लस प्राइवेट पार्ट की डेवलपमेंट जिसको हम ब्रेस्ट कहते हैं, उनकी डेवलपमेंट का प्रोसेस देख लीजिए। ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, हेयर डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी में, एडिपोज टिश्यूज में हिप रीजन में मैक्सिमम रहता है, बटक्स में फीमेल में ज्यादातर रहता है, ठीक है। मॉन्स प्यूबिस एरिया में रहता है, उनकी लो पिच वाइस स्पार्स बॉडी हेयर। और इसके अलावा एस्ट्रोजन जो काम करता है प्रोटीन एनाबॉलिज्म का भी काम करता है, जो जिसको आप सिनर्जेटिक मान के चल सकते हैं, ग्रोथ हार्मोन जो है, जैसे हमारा ग्रोथ हार्मोन काम कर रहा है। तो इसके अलावा ये क्या करता है, ये थिकनिंग करता है किसकी, यूट्रस की। यूट्रस में कौन सी, एंडोमेट्रियम जो उसकी इंटरनल लेयर है, ये हम पढ़ चुके हैं। बसैलिस और फंक्शनैलिस हमने पढ़ा था उसके स्ट्रक्चर में, वहां भी देख सकते हैं आप। एंडोमेट्रियम को थिक कर रहा है, कहने का मतलब ये फीमेल को रेडी कर रहा है कि अगर उसने ओवम रिलीज किया ओवुलेशन के दौरान और वो ओवम कहीं फर्टिलाइज होता है तो वो ओवम जो है फ्यूज होके जाइगोट बनने के बाद, ब्लास्टोसिस्ट बनने के बाद आके यूट्रस में अटैच होना है, तो इम्प्लांटेशन के लिए एंडोमेट्रियम को रेडी कर रहा है। दूसरा ये क्या करता है, यहाँ एक और इंपॉर्टेंट चीज है, ये ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को लो रखता है। कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट करके जो है ये एंड्रोजन बनते हैं, आगे हम पढ़ेंगे एस्ट्रोजन वगैरह। तो कहता है कि इसको लो रखता है, इससे फीमेल में आपने देखा होगा बिफोर मेनोपाज, जब उनकी ये साइकिल बंद होती है उससे पहले बहुत कम ऐसी फीमेल्स हैं जिनमें जो है हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रहती है, मतलब कहीं फैट्स डिपोजिशन, आर्थरियोस्क्लेरोसिस या आर्टरियोस्क्लेरोसिस का प्रोसेस जो है फीमेल में, जो मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल में उनमें कम है। जैसे ही वो एज्ड हो जाती है, मेनोपाज हो जाती है, उसके बाद वो चांसेस बढ़ जाते हैं उनमें किसके, आर्थरियोस्क्लेरोसिस के और आर्टरियोस्क्लेरोसिस के। यहाँ ऑस्टियोपोरोसिस से भी बात है। ये देखिए कैल्शियम का एब्जॉर्बेशन करता है, जब मेनोपॉज स्टेज में फीमेल चली जाती है या फीमेल प्रेग्नेंट स्टेज में है तो वो डाइट नहीं ले रही है, तो वो डेवलपिंग बेबी को जो है इससे कुछ लेना देना नहीं है, उसको तो कंटेंट चाहिए, तो वो बोन से एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। उसके रिजल्ट में क्या होता है, फीमेल की बोन्स पोरस हो जाती हैं, मैट्रिक्स सारा उसमें से रिमूव हो जाता है। जब भी वो फीमेल कहीं गिरेगी तो बोन फ्रैक्चर नहीं होगी, वो पाउडर बन जाती है बिल्कुल। तो ये कह रहा है कि एस्ट्रोजन जो है डेवलपमेंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की, सेक्सुअल कैरेक्टर, प्राइमरी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ब्रेस्ट की डेवलपमेंट, हेयर का डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोटीन एनाबॉलिज्म, एंडोमेट्रियम की प्रोलिफिकेशन, उसके बाद लो ब्लड प्रेशर और कैल्शियम ऑब्जर्वेशन भी करता है। और यही इनहिबिट्स भी करता है किसको, जीएनआरएच, एफएसएच और एलएच को, ताकि फर्दर जो एस्ट्रोजन का सिक्रेशन ना हो। ये थी बात कि इसकी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने ओवरीज के बीच में फॉलिकल्स के ऊपर एक्शन किया और उन्होंने फर्दर एस्ट्रोजन रिलीज किया और एस्ट्रोजन ने ये काम किए। इसके साथ इनहिबिन है, इनहिबिन को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। अब हम आ जाते हैं दूसरी तरफ के जो हार्मोन्स हैं वो क्या हैं। दूसरी तरफ हमने कहा एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या रिलीज हुआ था, LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, ल्यूटिफेरिन भी बोलते हैं इसको। तो ये क्या करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये जो डेवलपिंग मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है, ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में से क्या काम करवाता है, ओवुलेशन करवाता है, ओवम रिलीज करवाता है।
जब LH का सर्ज बढ़ता है, हाई होता है, 14th डे में ओवुलेशन हो रहा है, तो 30th डे में ये इसका सर्ज बढ़ेगा, दैट रिजल्ट्स इनटू ओवुलेशन। एक ये काम कर रहा है, क्या करा रहा है? ओवुलेशन। मतलब जब तक LH हाई नहीं होगा, समझ लीजिए ओवम रिलीज नहीं होगा। ये कैसे होगा, क्या चीज अंदर ब्रेक होगी, कौन से एंजाइम जरूरी हैं, ये कैसे हाई हो जाता है, ये हम आगे देखेंगे। इसके लिए मैंने रखा हुआ है, लास्ट में देखेंगे। तो दूसरा, जब ओवुलेशन हो गई, इसके बाद जो पीछे ग्राफियन फॉलिकल से ये बाहर निकला, जो पीछे स्ट्रक्चर बचा हुआ है, उस पीछे वाले स्ट्रक्चर को ये कन्वर्ट करता है किसमें? कार्पस ल्यूटियम में। क्या बना? ये स्ट्रक्चर जो आप रेड वाला देख रहे हैं, ये वाला, इसको बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। ये कार्पस ल्यूटियम के बनने का काम जो है वो LH करता है। कार्पस ल्यूटियम क्या करता है? कार्पस ल्यूटियम एक हार्मोन रिलीज करता है, जिस हार्मोन का नाम है, ये रहा, प्रोजेस्टेरॉन। प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं इसको। इसका लेवल जब भी कहीं कम होगा, इम्प्लांटेशन हुई है, तो जो है मिसकैरेज हो सकता है, बच्चा जो है वो डिलीवर नहीं होगा। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है उसको कौन रिलीज कर रहा है? कार्पस ल्यूटियम। ये तो वो बात थी कि जब ओवम जो है मैच्योरेशन में पहुंचा, ग्राफियन फॉलिकल से बाहर निकल गया, ठीक है, एग बाहर निकल गया और बचा हुआ स्ट्रक्चर कार्पस ल्यूटियम बन गया, और वो जो है वो इंश्योर करना चाह रहा है कि हाँ, जो ओवम यहाँ से बाहर निकला है सेकेंडरी oocyte, वो आगे जाके जब फर्टिलाइज हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन के बाद उसका फेट जब तक फाइनल नहीं होता, प्रोजेस्टेरॉन वर्क कर रहा है। क्या कर रहा है? फर्दर ये भी फीमेल के बॉडी के ऊपर कुछ एक्शंस करेगा। क्या करेगा? ये एंडोमेट्रियम जो हमने यहाँ पढ़ी थी यूट्रस में, एंडोमेट्रियम को फर्दर जो है उसकी ग्रोथ करेगा। कौन? प्रोजेस्टेरॉन भी ग्रोथ करता है, ताकि वो इम्प्लांटेशन के लिए रेडी हो सके। और इसके अलावा ये क्या करता है? ये प्रिपेयर करता है मेमोरी ग्लैंड्स को मिल्क सेक्रेट करने के पर्पस से भी। तो प्रोजेस्टेरॉन जो है वो, हमने एक हार्मोन पढ़ा सिर्फ, हमने कहा ओवुलेशन हुई, ओवुलेशन के दौरान ओवम बाहर निकला, बाकी जो स्ट्रक्चर था कार्पस ल्यूटियम, उस स्ट्रक्चर से कुछ हार्मोन्स रिलीज हुए। वन ऑफ द हार्मोन इज प्रोजेस्टेरॉन। बाकी इसमें से एस्ट्रोजन भी होता है, रिलैक्सिन भी रिलीज होता है, और इनहिबिन भी रिलीज होता है। मतलब ये तीनों चारों हार्मोन जो है रिलीज होते हैं। एस्ट्रोजन का फंक्शन सेम रहेगा, ठीक है, इनहिबिन का फंक्शन भी यहां सेम रहेगा। ये था LH से जब मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल जो है रप्चर होगा, उससे कैसे रप्चर होगा वहां बताऊंगा। ओवुलेशन हो गया और बचा हुआ स्ट्रक्चर कार्पस ल्यूटियम बन गया। कार्पस ल्यूटियम में जो है वो क्या है, जब फैट्स वगैरह डिपॉजिट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है, तो वो एंडोक्राइन रोल प्ले करता है, और उस एंडोक्राइन रोल प्ले करने की वजह से ये 4 तरह के हार्मोन्स उससे रिलीज होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, लैक्सिन, इनहिबिन, ठीक है। इसी कार्पस ल्यूटियम से एक और हार्मोन रिलीज होता है, दैट इज रिलैक्सिन। रिलैक्स वर्ड ही बता रहा है कि रिलैक्स करेगा। किसको रिलैक्स करेगा? कहता है इनहिबिन क्या करता है, ये इनहिबिट करता है कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ एंडोमेट्रियम। अगर तो इम्प्लांटेशन हो जाती, ये नहीं चाहता कि एंडोमेट्रियम में किसी भी तरह की कोई भी डिस्टर्बेंस हो, ताकि जो है इम्प्लांटेशन पे फर्क पड़े। दूसरा, ये जब पार्चुएशन का प्रोसेस है, फीमेल लेबर पीरियड में है, ठीक है, पार्चुएशन से पहले, ये उस टाइम क्या करता है, सर्विक्स रीजन जो है उसको डायलेट करता है, ठीक है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस वगैरह की फ्लेक्सिबिलिटी को, जो दोनों हिप बोन्स को जोड़े हुए हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को रिलैक्स करता है, जिसकी वजह से जो है इजीली बर्थ हो सके, ठीक है। तो ये थे लुटिनाइजम हार्मोन की वजह से कार्पस ल्यूटियम से बना हुआ एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, लैक्सिन, इनहिबिन। इनहिबिन फर्दर क्या करता है, ये भी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और कहीं लेस एक्सटेंट का ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के ऊपर नेगेटिव फीडबैक देता है। ये कैसे होगा, इसको अलग से देखते हैं हम। अब ये बात हमें सिंपल सी समझ आ गई कि FSH फॉलिकल्स के ऊपर एक्शन करेगा, एस्ट्रोजन रिलीज करेगा, और एस्ट्रोजन ये सारे काम करेगा। इसी तरह हमने क्या दिया, इसके एस्ट्रोजन और इनहिबिन रिलीज हुआ था, यहाँ ओवुलेशन हुआ, बचा हुआ स्ट्रक्चर कार्पस ल्यूटियम, उससे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, लैक्सिन, इनहिबिन। प्रोजेस्टेरॉन ने ये काम किया, लैक्सिन ने ये काम किया, और इनहिबिटिन ये काम कर रहा है, ठीक है। जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई होगा, ये इनहिबिट कर देगा GnRH और LH को, ताकि फर्दर सिक्रीशन ना हो। अब मैं ऐड करने लगा हूं यहाँ कि ये एक्शन कैसे करता है, ठीक है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो कहां किस पे एक्शन करता है। फॉलिकल्स की बात तो हमने क्या दी, आपको अगर स्ट्रक्चर याद हो, हमने लेयर्स ऐड की थी, बड़ा डिटेल में फॉलिकुलोजेनेसिस पढ़ाया है मैंने, आप वहां जाके बेहतरीन वीडियो है फॉलिकुलोजेनेसिस की, जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उसको बिल्कुल अलग से एक टॉपिक लेके मैंने पढ़ाया हुआ है। तो हमने कहा कि अंदर जो है वो oocyte है, उसके बाहर
जोना पैलासुडा, फिर क्रोना रेडिएटा, इस तरह की लेयर्स हैं। और बाहर बीच में बनी थी थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। इंटरना के केस में देखा था कि वेस्कुलर है और बाहर वाली ये वेस्कुलर है। अब वो उसी थीका इंटरना के लेयर को ड्रा करके मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इस थीका इंटरना के ऊपर रिसेप्टर से एलएच को रिसीव करने वाले, एलएच को ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को रिसीव करने वाले रिसेप्टर्स कहां पाए जाते हैं? कहता है ये थीका इंटरना के ऊपर है जो ओवरी के बीच में है, दैट इज ग्राफियन फॉलिकल कह सकते हैं आप इसको। कहता है फिर क्या होगा, जैसे ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के रिसेप्टर्स इसके साथ बाइंड होंगे, अंदर जो सेल में कोलेस्ट्रॉल है, सुनना ध्यान से बात, कोलेस्ट्रॉल जो अंदर सेल में है, कौन से सेल में? थीका इंटरना के सेल्स में, फॉलिकल सेल्स में। यहां पे क्या होगा, थीका इंटरना में एंड्रोजन रिलीज करेगा। ये एंड्रोजन क्या है? मेल सेक्स हार्मोन्स। मैंने ये पहले पढ़ाया हुआ है। कोलेस्ट्रॉल जो है वो कन्वर्ट होगा एलएच की प्रेजेंस में एंड्रोजन में। एंड्रोजन कौन से? एंड्रोस्टेनिडियोन, जैसे मैंने एक एग्जांपल दी थी, उसमें कन्वर्ट होगा। ठीक है, ये एंड्रोस्टेनिडियोन में कैपेसिटी नहीं है थीका इंटरना में कि ये बदल जाए एस्ट्रोजन में, क्योंकि यहां पे हार्मोन एक एब्सेंट है, एरोमाटेस। ठीक है, एरोमाटेस एंजाइम यहां नहीं है। फिर क्या है, जब ये एंड्रोजन यहां बन गया है, अब ये एंड्रोजन जो है दूसरे सेल में एंटर करने जा रहा है। कौन से? ग्रैनुलोसा सेल में। बाहर मान लीजिए थीका एक्सटर्ना इंटरना थी, यह अंदर लेयर जो थी, ये वाली लेयर, ये लेयर थी किसकी? ग्रैनुलोसा सेल की। अब बाहर से ये ग्रैनुलोसा सेल में एंटर करने लगा है। वो कब करेगा? जब इस ग्रैनुलोसा सेल के ऊपर जो है एफएसएच एक्शन करेगा। एफएसएच ने पहले एलएच ने थीका इंटरना के ऊपर किया, कोलेस्ट्रॉल को एंड्रोजन में बदल के छोड़ दिया। अब एंड्रोजन एस्ट्रोजन में कैसे कन्वर्ट होगा? कहता है उसके लिए एफएसएच को ग्रैनुलोसा सेल के ऊपर एक्शन करना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इस एरोमाटेस एंजाइम की वजह से एंड्रोजन जो एंड्रोस्टेनिडियोन था वो कन्वर्ट होकर एस्ट्रोजन बन जाएगा। और यही एस्ट्रोजन की हम बात कर रहे हैं कि एस्ट्रोजन जो है वो ये फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहा है। एस्ट्रोजन हाई होगा तो वापस जो है वो नेगेटिव फीडबैक देगा, ऊपर से जो है प्रोसेस को स्लो डाउन कर देगा। ठीक है, तो नेगेटिव फीडबैक। तो ये था। दूसरी चीज एक और थी। अब ये तो हो गया, यहां एक बात की थी, एवोल्यूशन कैसे हो गया वो हमने डिटेल में अलग से पढ़ना है मेंस्ट्रुएशन साइकिल में। सिर्फ आपको यहाँ हार्मोनल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं मैं कि ये क्या होगा। कहता है कि कैसे एलएच हाई होगा, एलएच सर्ज जिसको हम बोल रहे थे, एलएच सर्ज कैसे होगी, हाई कैसे हो रहा है एलएच, जिसकी वजह से फर्दर क्या हो रहा है, एलएच हाई होने की वजह से जो है क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। कहता है देखिए हाउ एलएच सर्ज, एलएच पीक पे हाई कैसे जाता है, सुनिएगा। कहता है जब बल्क में एस्ट्रोजन रिलीज होगा तो हमने कहा एस्ट्रोजन हाई हो गया। ये कब हाई होगा एस्ट्रोजन का लेवल? जब एंड ऑफ फॉलिकुलर फेज, ये फॉलिकुलर फेज जो है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल का फेज जो है एंडिंग स्टेज पे पहुंचेगा, तब ये हाई होगा। ठीक है, एफएसएच की वजह से। ठीक है, एफएसएच हाई होगा, जो हमने यहां पढ़ा, तो एस्ट्रोजन का लेवल हाई हो जाएगा। जैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल हाई होता है, ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के हाई होने से पहले एस्ट्रोजन का लेवल जैसे ही हाई होता है, वहां से इनहिबिन रिलीज होता है। इनहिबिन बी कह सकते हैं आप इसको। ये इनहिबिन बी, इनहिबिन मतलब रोकने के लिए। क्या रोकने के लिए? ये इनहिबिन मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल से रिलीज होता है। और ये इनहिबिन क्या करता है? ये इनहिबिट करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। ये वाला जो इनहिबिन है, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को जो है ये इनहिबिट करता है, रोकता है। किस लिए रोकता है? लेकिन इसको रोक रहा है, लेकिन एलएच को एक्टिवेट कर रहा है, क्योंकि ये फर्दर फॉलिकल्स नहीं बनाना चाह रहा। क्या करना चाह रहा है? फिर दोबारा से सुन लीजिएगा। एस्ट्रोजन हाई होगा क्योंकि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से यहां हम पढ़ के आए हैं लेवल एस्ट्रोजन। जैसे ही एस्ट्रोजन हाई हुआ तो रिलीज क्या हो जाएगा? इनहिबिन। इनहिबिन क्या करेगा? सीधा जाके एफएसएच को बंद कर देगा, क्योंकि और एस्ट्रोजन नहीं चाहिए, तो ये सीधा एक्शन करेगा एलएच के ऊपर, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के ऊपर। उससे क्या हुआ? रिलीज फ्रॉम मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल से रिलीज हुआ, इनहिबिन ने इनहिबिट कर दिया एफएसएच को, बट स्टिमुलेट कर दिया किसको? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को। अब क्या होगा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल बढ़ रहा है, ज्यादा हो रहा है, उससे क्या होगा? कहता है जैसे ही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है लेवल हाई होगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ब्लड वेसल परमेबिलिटी ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, ये ग्राफियन फॉलिकल है, यहां मान लीजिए ये ब्लड वेसल्स हैं, तो जैसे ही इसका लेवल हाई हुआ
तो इसने क्या किया, परमेबिलिटी जो ब्लड वेसल्स की थी वो बढ़ा दी। अब ये कंटेंट यहां से बाहर से अंदर की तरफ इकट्ठा हो रहा है, एंट्रोम का लेवल जो है वो बढ़ा रहा है, इस फॉलिकुलर फ्लूइड का जो है कंसंट्रेशन अमाउंट जो है वो बढ़ा रहा है एंट्रोम में। उससे क्या होगा, कहता है इसके लेवल बढ़ने से ये जब LH बढ़ा, LH ने इसको परमेबल कर दिया और इसी परमेबिलिटी की वजह से ये अंदर एंटर कर गया। जब यहां अंदर एंटर कर गया तब एक एंजाइम एक्टिवेट हुआ, उस एंजाइम का नाम है प्रोटीएज, जिसको प्रोटीलिटिक एंजाइम भी बोलते हैं। ये एंजाइम अब क्या करेगा, इसको कवर किए हुए जो ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल के बीच में सेकेंडरी oocyte, इसकी लेयर ज़ोना पेलासोडा, क्रोना रेडिएटा वगैरह हैं, इन सब की लेयर को यहां से सेपरेट करेगा। ये जहां से जुड़ा हुआ है, ये जो टिश्यूज हैं, ये जो एंजाइम है, सॉरी, ये एंजाइम इसको ऐसे यहां से जो है वो क्या कर देगा, सेपरेट कर देगा, मतलब उसको सीजर की तरह काट के बिल्कुल फ्री कर देगा। उसके फ्री होने से क्या हो जाएगा, कहने का मतलब इन टिश्यूज को ईट कर देगा। और अब उस ओवरी से, मान लीजिए ये ओवरी है, ये एक तरह का जो है, जैसे ये इसको यहां से काट के फ्री कर देगा, ये पॉपिंग इफेक्ट शो करेगा ऐसे, और ओवम जो है वो ओवुलेशन में बाहर आ जाएगा। इसी की वजह से मतलब कहने का कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बंद हो जाएगा, LH ज्यादा एक्टिवेट होगा, LH हाई होगा, परमेबिलिटी बढ़ेगी, उससे फ्लूइड बढ़ेगा। फ्लूइड बनने की वजह से कहता है यहाँ पे जो एंजाइम है, जिसको प्रोटीलिटिक एंजाइम हम कह रहे हैं, वो एंजाइम जो है वो अपना एक्शन करेगा। वो क्या करेगा, इसको सेपरेट कर देगा इससे, और फिर क्या होगा, टिश्यूज को ईट अवे कर देगा, और ये स्ट्रक्चर जो है पॉप होके बल्ज स्ट्रक्चर जो है वो बाहर निकल जाएगा, जिस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, ओवुलेशन कह रहे हैं। तो इस तरह से ओवुलेशन हो जाएगी। तो ये सारा कंटेंट जो हम देख रहे थे, ये है फीमेल oogenesis को लेके हार्मोनल कंट्रोल। तो स्टूडेंट्स, ऐसे ही जैसे हमने oogenesis के केस में देखा, अगर हम स्पर्मेटोजेनेसिस में ऐसा प्रोसेस देख रहे हैं, पहले सिंपल समझ लेते हैं, वही सेम प्रोसेस रहेगा। हाइपोथैलेमस, ठीक है, जो फोरब्रेन का पार्ट है, उससे गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होंगे। ये रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्शन करेंगे, और यहां से दो हार्मोन LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसको मेल के केस में इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी बोलते हैं, और FSH रिलीज करवाएगा। दो सिंपल सी बात करें तो LH क्या करेगा, लेडिग सेल से मेल सेक्स हार्मोन दैट इज एंड्रोजन रिलीज करवाएगा, और FSH क्या करेगा, सर्टोले सेल से एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, इनहिबिन और मुलेरियन इनहिबिटरी सब्सटेंस जो है वो रिलीज करवाएगा। ये सिंपल बात हमने पीछे भी पढ़ी। यहां क्या होने वाला है, कहता है कि हाइपोथैलेमस से GnRH, एंटीरियर लोब पिट्यूटरी, LH, FSH ये सेम है। अब ये किस पे एक्शन कर रहा है, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन किस पे एक्शन कर रहा है, तो सेल का नाम लिखा है लेडिग सेल्स। कैसे एक्शन कर रहा है, इस बात को समझना। कहता है कि LH के जो रिसेप्टर्स हैं इस सेल में, लेडिग सेल्स में, इसको रिसीव करने वाले रिसेप्टर हैं, रिसेप्टर नहीं होंगे तो हार्मोन एक्शन नहीं करेगा। इसी तरह जो दूसरा सेल है सर्टोले सेल, इसके ऊपर भी इसके रिसेप्टर्स हैं। तो जैसे ही LH जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इसके साथ बाइंड होता है, तो अंदर सेल में क्या चेंज आती है, ये देखिएगा। यहां क्या हो रहा है, ये सीधा एक्शन करता है इसके न्यूक्लियस पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और इसके सेल में जो ऑलरेडी पड़ा हुआ है कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेक्स हार्मोन जो हैं, चाहे वो एस्ट्राडायोल हो या टेस्टोस्टेरोन हो, ये कोलेस्ट्रॉल से ही बनते हैं, ठीक है, स्टेरॉइड हार्मोन से, सॉरी। तो कोलेस्ट्रॉल जो सेल में पड़ा है, इसको इस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से ये रिसेप्टर इसके एक्शन करते हैं न्यूक्लियस पे, और वहां से एंजाइम रिलीज होता है जो इस कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट करके टेस्टोस्टेरोन में बदल देता है। मेल सेक्स टेस्टोस्टेरोन भी एस्ट्रोजन की तरह इंडिविजुअल, टेस्टोस्टेरोन हम एक कह रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन बड़े तरह के हैं। जैसे हम इकट्ठा एंड्रोजन्स बोल रहे थे, एस्ट्रोजन बोल रहे थे, इसलिए मेल के केस में हम एंड्रोजन बोलेंगे। तो हमने कहा एंड्रोजन्स बड़े तरह के हैं, जिसमें से एक का नाम हम टेस्टोस्टेरोन कह रहे हैं। ये टेस्टोस्टेरोन भी हो सकता है, ये डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन भी है, ये एंड्रोस्टेनिडियोन भी है जो हमने वहां पे पढ़ा,
फिर डिहाइड्रो एपीएंड्रोस्टेरोन भी है। तो ये सारे एंड्रोजन्स हैं, मेल सेक्स हार्मोन्स हैं, ठीक है। ये टेस्टोस्टेरोन अब वहां से सेल से रिलीज होके कहां आ गया, सेमिनल जो वेसिकल था उसके बीच में ल्यूमन में ये जो है ये टेस्टोस्टेरोन पहुंच गया। अब टेस्टोस्टेरोन एक्शन नहीं कर सकता है, टेस्टोस्टेरोन खुद एक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन जो है वो लिपिड सॉल्युबल है, तो उसको वाटर में यहाँ पे क्योंकि फ्लूइड जो है वहां पे इसको सॉल्युबल होना और एक्शन करने में प्रॉब्लम आ रही है। उसके लिए क्या होगा, फिर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सर्टोले सेल्स के रिसेप्टर्स के साथ आके फिक्स होंगे, वो उसके न्यूक्लियस को स्टिमुलेट करेगा, उसके रिजल्ट में एबीपी रिलीज होगा, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। आपने बुक्स में यही पढ़ा है, ये कंसंट्रेट करवाता है। क्या कंसंट्रेट करवाता है, मैंने पहले भी वीडियो में कहा था कि ये क्या करता है, जो टेस्टोस्टेरोन है वो लिपोफिलिक है, ये भी जो है नीचे यहां आ चुका है सर्टोले सेल्स के ल्यूमन में। तो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या करता है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन लिपोफिलिक है, लिपिड लविंग है, तो वाटर में सॉल्युबल होना मुश्किल है, तो ये एबीपी इसको जो है वो बाइंड करवाता है ताकि इसको फर्दर जो है आगे एक्शन के लिए भेजा जा सके, टेस्टोस्टेरोन का फर्दर जो काम है वो किया जा सके। मेल में जैसे ही टेस्टोस्टेरोन सेक्रेट होता है, इस फीमेल की तरह मेल की बॉडी में भी चेंजेस हैं, दैट इज जब प्यूबर्टी अटेन करता है, सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन करता है, उसमें उसके प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, मोस्टिचेस वगैरह, बियर्ड या हैवी बॉडी मस्कुलेचर, ब्रॉड शोल्डर्स वगैरह, ठीक है और प्यूबिक हेयर, एक्सिलरी हेयर, इनकी जो है वो डेवलपमेंट जो है वो टेस्टोस्टेरोन के प्रेजेंस में ही होगी, ठीक है। तो यही एंड्रोजन फर्दर क्या करते हैं आगे, यही स्पर्मेटोजेनेसिस करवा रहे हैं भाई, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन के बिना इनका ये प्रोसेस कर पाना मुश्किल है। मैंने इसलिए आपसे क्वेश्चन वहां भी पूछा था, क्या सर्टोले सेल्स, ये तो सिर्फ एक फंक्शन था, वहां तो बड़े फंक्शन डिस्कस किए हुए थे कि अगर सर्टोले सेल्स को रिमूव कर दें तो क्या स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होगा, तो आंसर था कि नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये थी एलएच की बात, जिसने लेडिक सेल्स के ऊपर एक्शन करके स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को रन किया। अब दूसरी चीज आ जाती है, ये हमारे जो सर्टोले सेल्स थे, इन्होंने एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन एक रिलीज की, ये देखिए एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। दूसरी एक चीज जो रिलीज करते हैं वो है इनहिबिन, ठीक है, दो। तीसरा मुलेरियन इनहिबिटरी सब्सटेंस। फीटस डेवलपमेंटल प्रोसेस में भी क्या होता है कि जो मेल का सिस्टम है वो वॉल्फियन डक्ट से बनता है और फीमेल में मुलेरियन से बनता है। तो ये मुलेरियन जो है इनहिबिटरी सब्सटेंस जो है या एंटी मुलेरियन हार्मोन रिलीज करता है, जिससे जो है मेल फीमेल मतलब सेक्स रिवर्सल ना हो जाए कहीं, उसको अवॉइड करता है, ठीक है। दूसरा, अब ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है, इनहिबिन, और तीसरा मुलेरियन। अब सुनिए इससे आगे की बात, ये कुछ स्ट्रक्चर मैंने वहां भी डायग्राम में बनाया था जब मैंने स्पर्मेटोजेनेसिस डिस्कस की थी। तो ये स्ट्रक्चर क्या था, ये स्पर्मोफिलिक सेंसर्स हैं, स्पर्म लविंग सेंसर्स हैं। कहां पे हैं ये सेंसर ये सर्टोले सेल्स के ऊपर ये सेंसर्स हैं। ये क्या करते हैं, जब ये टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ गया, ठीक है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन ने इसको जो है काबिल बना दिया, कैपेबल कर दिया कि वो स्पर्मेटोजेनेसिस कंटिन्यूस करे। अब स्पर्म्स इतनी लार्ज क्वांटिटी में बन रहे हैं, आखिर कोई ना कोई तो प्रोसेस होगा जो उसका कंट्रोल करेगा, वरना इतने अनलिमिटेड स्पर्म काउंट स्पर्म बनाने का मकसद। तो ये क्या करता है, यही स्पर्मोफिलिक सेंसर जो हैं, जितने स्पर्म्स बन रहे हैं ये उनको डिटेक्ट करते हैं। जब स्पर्म बनने का वॉल्यूम बड़ा हाई हो जाता है, तब ये क्या करते हैं, ये सेंड करते हैं सर्टोले सेल्स के न्यूक्लियस को सिग्नल सेंड करते हैं। क्या, ये स्पर्मोफिलिक सेंटर्स, ये यहां, और यहां से फिर एक ग्लाइकोप्रोटीनेशियस हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है इनहिबिन, ठीक है, डायरेक्ट आपने पढ़ा होगा, इनहिबिन इसको बंद कर देता है। लेकिन इस तरह से होता है वो स्पर्मोफिलिक सेंसर सेल से जो है, जब ये स्पर्म ज्यादा बनते हैं तो ये सर्टोले सेल्स जो है उसको ऊपर वापस न्यूक्लियस की तरफ भेजता है, और न्यूक्लियस से इनहिबिन रिलीज होता है। और ये इनहिबिन क्या करता है, ये न्यूक्लियस बनाता है ग्लाइकोप्रोटीनेशियस जो है हार्मोनल कंटेंट, दैट इज इनहिबिन। ये इनहिबिन जो है ये अब क्या करेगा, स्पर्म्स के ज्यादा फॉर्मेशन को, स्पर्मेटोजेनेसिस को, एक्सेस को रोकेगा। अब ये एक्शन करेगा क्या, किसके ऊपर, हाइपोथैलेमस के ऊपर, ताकि गोनाडोट्रोपिन
रिलीजिंग हार्मोन इनहिबिट हो, रुके। इसी तरह ये एक्शन करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड पे ताकि एफएसएच की सिक्रीशन जो है वो रुके। एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की सिक्रीशन रुकेगी, एबीपी रिलीज नहीं होगा तो टेस्टोस्टेरोन जो है उस लेवल पे पहुंचेगा कि नहीं कि वो स्पर्मेटोजेनेसिस हो। इसी तरह यहाँ जब टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई हो जाएगा, अगर जब लेवल हाई होता है तो ये क्या करता है, ऊपर नेगेटिव फीडबैक वापस जो है हाइपोथैलेमस को भेजता है और ये लेस करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, यहाँ इसकी सिक्रीशन कम करवाता है, ऊपर से गोनाडोट्रोपिन हार्मोन नीचे कम भेजता है। एलएच कम होगा तो टेस्टोस्टेरोन जो है वो सिंथेसाइज नहीं होंगे। तो इस तरह से जो है ये हम कह रहे थे ना कि मोटे लोगों में जो है ये ऐसा क्यों हो रहा है, स्पर्म काउंट कम हो रहा है। कहता है जैसे ही पर्सन ओबीस हो जाता है, जैसे ही उसका वेट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, कहता है एडिपोज टिश्यूज का डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है। तो क्या होता है, जो उसका टेस्टोस्टेरोन है वो टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट होकर एस्ट्रोजन में बदलना शुरू हो जाता है। जब वो एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा तो उसके नतीजे में क्या होगा, टेस्टिकल्स को डेवलपमेंटल प्रोसेस के दौरान जो है टेस्टोस्टेरोन अवेलेबल नहीं होगा, जिसकी वजह से, क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ गया है, जिसकी वजह से क्या होगा, उसका स्पर्म काउंट कम होगा। स्पर्म काउंट कम हुआ तो वो इनफर्टिलिटी जो है वो काज कर सकता है। दूसरा ये मैं कह रहा था कि मेल में क्या, फीमेल में मेल के और मेल में फीमेल के हार्मोन रिलीज होते हैं। तो आपने ये एग्जांपल देख ली कि फीमेल में भी मेल के हार्मोन और मेल में भी फीमेल के हार्मोन रिलीज होते हैं। जैसे हम कहें रिसेप्टर्स जो हैं पीनिस में हैं, ब्रेन में हैं एस्ट्रोजन के, ठीक है, इसी तरह टेस्टिस में हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट और ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।